आप कैसे हैं? आई होप कि आप घर पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमने लास्ट क्लास में कूलाम के नियम के बारे में अध्ययन कर लिया था। ये उसका आगे वाला टॉपिक है। इस टॉपिक को बहुत गहराई से समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही टॉपिक हमारे आगे आने वाले चैप्टर के लिए एक बेस स्टार्ट तैयार करेगा। तो सबसे पहले हम आज का जो टॉपिक है विद्युत क्षेत्र उसको ध्यान से समझते हैं। देखिए, यदि हम एक चीज देखें कि ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर हम एक ऐसी एरिया की कल्पना कर सकते हैं कि जब इसके अंदर कोई दूसरी वस्तु आती है, जैसे ये अन्य पिंड आ गया जिसका द्रव्यमान m है, तो पृथ्वी इस क्षेत्र में आते ही इसे अपनी ओर खींच लेती है और इस पे गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। लेकिन अगर यह पिंड इस क्षेत्र से बाहर हो तो इस पर कोई बल नहीं लगेगा। इसका अर्थ ये हो गया कि हम ये कहेंगे कि ये जो m द्रव्यमान का जो पिंड है ये इस क्षेत्र में जब तक था तो इस पे बल लगा और इस क्षेत्र से बाहर गया तो हम कहेंगे इस पे बल नहीं लगा। इस क्षेत्र का नाम हम गुरुत्वीय क्षेत्र रख देते हैं। ठीक है। अब इसी प्रकार से एक आवेश है Q, ये गुरुत्वीय क्षेत्र हो गया। अब मैं आपको विद्युत क्षेत्र बताता हूँ, बिल्कुल इसी से मैच होता हुआ टॉपिक है। ये एक आवेश है +Q, इसके चारों ओर आप एक कल्पना कीजिए अन्य ऐसे क्षेत्र की कि जब हम इसके पास में एक अन्य आवेश लाते हैं Q0 तो वो एक बल अनुभव करता है और अगर ये आवेश Q0 इसके इस क्षेत्र के बाहर है तो इस पर लगने वाला जो बल है वो 0 हो जाएगा। इस काल्पनिक क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसे हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। आई थिंक आपको मेरी बात समझना आई होगी। तो विद्युत क्षेत्र क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र एक ऐसा काल्पनिक क्षेत्र है जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह बाहर से लाया गया ये आवेश जो है ये बल अनुभव करेगा। यह प्रतिकर्षण भी हो सकता है और आकर्षण पे भी हो सकता है, डिपेंड करता है इस आवेश की नेचर पर। अगर मैं एक -Q का आवेश लूं और इसके चारों तरफ मैं विद्युत क्षेत्र की कल्पना करूं तो जो Q0 होगा वो आकर्षण बल अनुभव करेगा। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट को आपको याद रखना है, जो हमारी परिपाटी बनी हुई आ रही है वो ये है कि ये जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ ये जिस आवेश के द्वारा उत्पन्न हुआ उसको बोला जाएगा स्रोत आवेश। स्रोत आवेश वो होता है जो उस विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। इसी प्रकार यह आवेश जिस पर बल अनुभव करवाया जा रहा है इसको बोला जाएगा परीक्षण आवेश। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो विद्युत क्षेत्र जो है उसका अर्थ क्या हुआ? किसी भी आवेश के चारों ओर वह काल्पनिक क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश को लाने पर बाहर से लाया गया आवेश एक बल अनुभव करता है उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब देखिए, स्रोत आवेश और परीक्षण आवेश भी समझ में आ गए होंगे। यहाँ आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो स्रोत आवेश है वो +Q -Q हो सकता है और जो परीक्षण आवेश है उसको मैंने दोनों बार जो है Q0 से लिखा है और उनको दोनों बार मैंने प्लस बनाया है। तो अब मैं आपको परीक्षण आवेश के 4 गुण बता देता हूँ। ये चारों गुण परीक्षण आवेश के आपको याद रखने हैं। आपको ये जो चीजें इसको ढंग से याद करना है। जो परीक्षण आवेश है इसके अंदर क्या 4 गुण होते हैं उसको आपको समझना है। तो सबसे पहले देखिए, हम जनरली परीक्षण आवेश को Q0 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। परीक्षण आवेश जो होता है यह सदैव धनात्मक होता है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, कई बार हमें न्यूमेरिकल में परीक्षण आवेश को माइनस भी दे दिया जाता है। उस कंडीशन में आपको यह मानना है कि परीक्षण आवेश माइनस है। अगर हमें न्यूमेरिकल नहीं कहता है कि उसको माइनस मानो तो हमें उसको प्लस मानना है। ठीक है। इसी प्रकार अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है
कि इसका जो मान होता है वह अत्यंत अल्प होता है। अब ध्यान से समझिए, फिजिक्स में अत्यंत अल्प को लिखने का क्या तरीका है। सबसे पहले हम लिखते हैं लिमिट क्यू जीरो के आगे तीर लगा के हम जीरो लिख देते हैं। जब भी हम इस तरह की चीज लिखते हैं लिमिट क्यू जीरो टेंड्स टू जीरो, तो इसका अर्थ ये होता है कि जो राशि क्यू जीरो है वो अत्यंत अल्प है। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए, हमने पिछली वाली क्लासों में ये पढ़ा था कि जो क्यू जीरो है इसकी मिनिमम वैल्यू इलेक्ट्रॉन के आवेश के तुल्य होती है, लेकिन यहाँ तो हम जीरो के बराबर ले रहे हैं। तो इसका अर्थ ये हो गया कि जो परीक्षण आवेश है क्यू जीरो, ये वास्तव में नहीं पाया जाता है। परीक्षण आवेश एक काल्पनिक कंसेप्ट है, काल्पनिक एक सिद्धांत है कि यहाँ परीक्षण आवेश काल्पनिक होता है। ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिए, जो विद्युत क्षेत्र परीक्षण आवेश के द्वारा उत्पन्न होगा उसका स्वयं परीक्षण आवेश का जो विद्युत क्षेत्र होगा, स्वयं क्यू जीरो का जो विद्युत क्षेत्र होगा वह जीरो होगा। ये आपको याद रखना है। आई थिंक आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम अगला जो टॉपिक ले रहे हैं वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका क्या अर्थ है और हमें ये टॉपिक बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी, उसे हम ध्यान से समझते हैं। तो हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है उसे हम ई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ई के ऊपर एरो होता है, इसे ई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका क्या अर्थ है। देखो, एक आवेश है क्यू, इसके चारों ओर हमने विद्युत क्षेत्र को डिफाइन किया। अगर आप अन्य आवेश क्यू जीरो को यहाँ रखेंगे तो जो बल है वह बहुत शक्तिशाली होगा। यहाँ रखोगे, यहाँ बल बहुत उच्च होगा, ये तीर ऊपर जा रहा है मतलब उच्च बल होगा, यहाँ अल्प बल होगा। और अगर आप परीक्षण आवेश को बाहर रखोगे तो बल का मान शून्य हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम आवेश से दूर जा रहे हैं बल का मान घटता जा रहा है। अब हम इस कंसेप्ट को, इसको नापे कैसे, तो हम जो है इसको कहेंगे हम बाहर जैसे जैसे जाएंगे तीव्रता जो है वो घटती जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि कोई लाइट का सोर्स है, प्रकाश का स्रोत है, ये बल्ब लगा हुआ है, ये लगा हुआ है बल्ब। इसके पास में प्रकाश की तीव्रता बहुत ज्यादा होती है। बल्ब से जैसे जैसे दूर जाते हैं तीव्रता कम होती जाएगी, और जब बहुत दूर कहीं चले जाएंगे तो तीव्रता जीरो हो जाएगी। इसी तरह से इस आवेश के पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, इसके आगे जाने पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती जाएगी, और बाहर चले जाने पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट के जीरो हो जाएगी। तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे नापें। तो देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को नापने के लिए क्या फंडामेंटल टेक्निक है उसे आपको समझना है। देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लिखते हैं ई के द्वारा। जो परीक्षण आवेश पे बल लग रहा है एफ, उसको लिख लो और उसमें क्यू जीरो का भाग लगा दो। ये आपके पास में सूत्र आ गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है। और अगर आपसे पूछे न्यूमेरिकल में कि विद्युत बल ज्ञात कीजिए, तो एफ की वैल्यू आ जाएगी क्यू जीरो इंटू ई। ये विद्युत बल का फॉर्मूला है। जैसे आप F बराबर ma लगाते हैं, इसी तरह से विद्युत बल का मान निकालने के लिए आप F बराबर क्यू जीरो ई लगा सकते हैं। ठीक है। अब अगर हमें ये पूछा जाए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए, अगर हमें इसकी परिभाषा पूछे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा पूछे, तो हम कैसे बनाएंगे कि क्यू जीरो को मान लेंगे इकाई, और जो बल लगेगा वही विद्युत क्षेत्र के तुल्य होगा। तो हमें लिखना है कि किसी बिंदु पर, देखिए, किसी बिंदु पर इकाई आवेश, इस एक का मतलब है इकाई या एकांक आवेश, किसी बिंदु पर इकाई आवेश पर जो बल लगता है वह बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि हम सैद्धांतिक रूप से, सैद्धांतिक का मतलब होता है थ्योरेटिकली, अगर हम सैद्धांतिक रूप से विद्युत क्षेत्र का सूत्र लिखे हैं तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, ई बराबर लिमिट क्यू जीरो टेंड्स टू जीरो एफ अपॉन क्यू जीरो। लेकिन इससे आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे,
न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको यही सूत्र उपयोग में लेना है। मैं आपको फिर बोल देता हूं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये नहीं यूज करना है, न्यूमेरिकल यूज करने के लिए, सॉल्व करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब आती है इसकी विद्युत क्षेत्र की इकाई या मात्रक। विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक है वो क्या होगा? तो बच्चों आप आराम से इसका मात्रक निकाल सकते हो। बल का मात्रक आप लोगों को पता है न्यूटन होता है, और आवेश का मात्रक होता है कूलम। अथवा इसका दूसरा जो मात्रक है वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, E बराबर dV बटा dr होता है वोल्ट प्रति मीटर से हमें इसका मात्रक प्राप्त हो सकता है। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसका विमीय सूत्र पढ़ेंगे। बल का विमीय सूत्र होता है m1L1d-2 और आवेश का विमीय सूत्र होता है A1T1। तो A1T1 को आप ऊपर ले जाइए तो आपका सूत्र बन जाएगा m1L1t-3 A-1। बड़ा इंपॉर्टेंट ये आपका विमीय सूत्र है, ये आपको याद रखना है, मात्रक और इसका विमीय सूत्र हो गया। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है इसकी दिशा। वो इसकी दिशा कैसे ज्ञात की जाएगी उसे आप समझिए। यदि हमें प्लस क्यू आवेश दिया हुआ हो तो उसका विद्युत क्षेत्र होगा लंबवत बाहर की ओर। इधर पूछे तो इधर बाहर, इधर पूछे तो बाहर, ऊपर की तरफ पूछे तो ये तीर देखो बाहर जा रहा है इस सर्कल से, और नीचे भी कहा चला जाएगा बाहर। अगर हमें पूछे कि माइनस आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र का होगा तो इस सर्कल के अंदर की ओर लाना है, लंबवत अंदर की ओर। इस जगह पूछे तो तीर अंदर लाना है, इस जगह पूछे तो तीर अंदर लाना है। इसकी दिशा के बिना आप इसके न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। ये याद रखेंगे आप, इसको नोट्स के अंदर अच्छे से लिखोगे, याद करोगे इसको कि विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस के लिए बाहर और माइनस के लिए विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो अंदर होती है। और यदि हमें प्लस और माइनस दिया हुआ हो, इसके बीच में विद्युत क्षेत्र की दिशा पूछे तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो प्लस से स्टार्ट होकर माइनस की ओर जाएगी। ये हमारे को विद्युत क्षेत्र की दिशा के बारे में ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। आई थिंक आपको इतना दिशा भी समझ में आ गई होगी। अब हम इसके बाद में अगला टॉपिक जो करेंगे वो है हमारा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमारा अगला टॉपिक है। तो बच्चों इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो आप बेसिक्स पढ़ रहे हो तो आपको ये पॉइंट्स को याद करना है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको इसको ध्यान से समझना है। देखिए कैसे हमारा टॉपिक होगा तैयार, इसको ध्यान से समझिए कि ये एक प्लस क्यू आवेश है, इससे r दूरी पर एक कोई पॉइंट है P, जहां पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये आपको बात समझ में आई। हम इसके पास में एक Q0 आवेश को रखेंगे। Q0 आवेश जो है वह उस Q के कारण प्रतिकर्षण बल F अनुभव कर रहा है। ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हमारा जो F का मान है वो होता है Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये हमारा F का मान होता है। ये कहां से आया? ये कूलॉम के नियम से मैंने सूत्र लिखा। अब देखिए इस सवाल में मेरे पास में Q1 की जगह Q है तो मैं Q1 को हटा के Q कर देता हूं। Q2 के स्थान पे मैं यहाँ पर Q0 कर दूंगा। आप यूं नहीं कि वहां पे पहले Q1 Q2 लिख रहे हो और फिर मान रख के ये फॉर्मूला बनाओ, इतना नहीं करना, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखना है। अब इसे मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूं। मुझे ज्ञात क्या करना है? E का मान। तो E का मान क्या होगा? F अपॉन Q0। तो F के स्थान पे आप रखोगे, अब देखो पहले इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, थोड़ा सा ढंग से कर लेते हैं। 1 से 2 में वैल्यू याद रखो। आपको ये समझ में आ गया होगा। 1 से F का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर तो हमारे पास में E का मान क्या आएगा? E का मान आ जाएगा Q0 बटा R स्क्वायर इंटू Q0। Q0 ने Q0 को मारा, इसका मतलब पीछे क्या बच गया बच्चों? इसका मान बच गया KQ बटा R स्क्वायर।
कई बच्चे ऐसे होते हैं वो कहते हैं सर हमें तो के का मान रखना अच्छा लगता है, तो रखो भाई के का मान है 1/4πε0 क्यू बटा आर स्क्वायर। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर माध्यम में मान बताओ। अरे अब सर तुम्हारे को हर बार थोड़ी बताएंगे, माध्यम में जो मान होगा वो हो जाएगा 1/4πε क्यू बटा आर स्क्वायर। निर्वात में ये सूत्र की एप्सिलॉन 0 रखना है और माध्यम में जो है वो एप्सिलॉन रखना है। ठीक है बेटा। अब अगर हमें कहे कि इसका सदिश रूप लिखो तो लिख लो भाई, सदिश रूप लिखना क्या बड़ी बात है, तुम लोग तो होशियार हो। सदिश रूप लिखने के लिए देखिए यहाँ पे लिखोगे आप आर कैप। इस आर कैप का मतलब क्या है, इस चित्र में आर कैप है बाहर की तरफ, तो आर कैप बाहर है तो विद्युत क्षेत्र भी बाहर ही होगा। ये जो फॉर्मूला है इट इज स्पेशली मेड फॉर प्लस क्यू के लिए ये फॉर्मूला है। अगर आपको माइनस क्यू का विद्युत क्षेत्र निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे बच्चे लोगों, आप माइनस क्यू का विद्युत क्षेत्र माइनस के क्यू बटा आर स्क्वायर आर कैप लगाओगे। इसे आप अच्छे से याद रखोगे। ठीक है। इसके बाद में अगर हमें कहते हैं कि E और Q के मध्य ग्राफ बनाओ, तो E और Q जो है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। E और R के मध्य ग्राफ बनाओ तो क्या बड़ी बात है, E जो है वो R के साथ में घटेगा, जैसे जैसे R बढ़ेगा E का मान घटेगा, यानी जैसे जैसे आप आवेश से दूर जाओगे, जितना दूर जाओगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगी। और अगर आपसे कहते हैं कि साहब आप E और 1/r² के बीच में ग्राफ बनाओ, तो ये तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। E और 1/r² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। y एक्स पे E हो और x अक्ष पे 1/r² हो, तो सीधी रेखा बनाना, मूल बिंदु से गुजरनी चाहिए और 1/r² का रूप है, इसलिए अगर R के साथ में E का ग्राफ पूछे तो परवलयाकार आप इसका मान निकाल देना। आई थिंक आपको ये बात। तो देखिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बहुआवेश तंत्र के कारण विद्युत क्षेत्र। अब हमें बहुआवेश तंत्र का अर्थ समझना है, ऐसा तंत्र जिसमें बहुत सारे आवेश दिए हुए हो। जैसे इस चित्र में देखिए यहाँ पर Q1, Q2 और Qn आवेश है और हमें इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। Q1 से P तक की जो दूरी है वो R1P है, Q2 से P तक की जो दूरी है वो R2P है और Qn से P तक की जो दूरी है वो RNP है। Q1 का जो विद्युत क्षेत्र होगा वो E1 होगा, Q2 का विद्युत क्षेत्र E2 हो जाएगा और Qn का जो विद्युत क्षेत्र होगा वो En हो जाएगा। आई थिंक आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो P बिंदु है उस पे टोटल विद्युत क्षेत्र जो होगा वो E1 प्लस E2 प्लस En के सदिश योग के बराबर होगा। E1 का मतलब है Q1 के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, E2 का मतलब है Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र और En जो है वो है Qn आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। अभी हमने पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र होता है KQ बटा R² R कैप, तो Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र हो जाएगा KQ 1/R1P² R1P कैप। इसी तरह से E2 का भी विद्युत क्षेत्र निकाल लीजिए और इसी तरह से En का भी विद्युत क्षेत्र निकाल लीजिए। इन सभी में K का मान कॉमन ले लीजिए और यहाँ पर आप समेशन का साइन लगा दीजिए, यानी इन सब का आपको योग कर देना है 1 से लेके n तक, ये आपका सूत्र प्राप्त हो जाएगा। देखिए एग्जाम की पॉइंट से इसको लिखना ये कभी भी आपको नहीं आता है, कभी भी बोर्ड के अंदर ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि बहुआवेश तंत्र के कारण टोटल विद्युत क्षेत्र का सूत्र ज्ञात कीजिए, इसलिए आप इसे आराम से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसके अंदर जो है इस कंसेप्ट के ऊपर आपको न्यूमेरिकल मिल सकता है, लेकिन इसकी थ्योरी आने का चांस कम है। अब हम अगला जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे 1 नंबर और 2 नंबर का सवाल जरूर आता है, इसलिए आप